तब भी मैं तैयार हूँ। लो फिर ठीक है, अब तू अपना काम कर, मैं अपना करूंगा। मैं चुनौती के साथ भाजपा से पूछती हूँ, मुख्यमंत्री से पूछती हूँ, एक ऐसी नीति बताइए जो आपने राज्य हित में और जनहित में पिछले 2 सालों में लागू की हो। दोस्तों आदाब, मैं आपका मेजबान अली आदिल खान आपकी खिदमत में सत्यम गुफ्तन प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। देश में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बारे में घमासान जारी है, जिसके बारे में सत्ता पक्ष की ओर से दावा पेश किया जा रहा है कि यह मुस्लिम औरतों को उनके अधिकार दिलाने में मदद करेगा। और इसी सोच के मद्देनजर अक्सर नेशनल चैनल्स पर यूसीसी पर चर्चा या खबर के दौरान बुर्के वाली मुस्लिम महिलाएं, मुसलमान कॉलोनीज की मार्केट्स और टोपी वाले मुसलमानों को दिखाया जा रहा है और इसके जरिए ऐसा एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है जिससे लगे कि ये कानून मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को उनके वो अधिकार दिलाने के लिए बनाया जाएगा जिनको उनकी मजहबी तंजीमें, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी तंजीमें उनका हक नहीं दिला पाई। जबकि इस सोच के पीछे अगयार की बड़ी साजिश पोशीदा हो सकती है, जिसका खुलासा कुछ दिन के बाद हो जाएगा। इस दौरान चैनल्स के एंकर्स मुस्लिम पैनलिस्ट से जो सवाल करते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि बहुविवाह, तलाक, हलाला, इद्दत, खुला या फिर मेंटेनेंस और निकाह के बारे में आपकी क्या राय है। इस तरह के सवालात की शुरुआत होती है। बहुविवाह यानी एक से अधिक पत्नियां रखना, हलाला और इद्दत, ये 3 महिलाओं के उत्पीड़न के कानून खत्म होने चाहिए इस्लाम के हिसाब से या नहीं, बताइए आप। और एक ऐसा इंप्रेशन देने की कोशिश की जा रही है कि इस कानून का हर हाल में मुसलमान समुदाय पर ही असर पड़ने वाला है। हालांकि इस बारे में बहस बिल के ड्राफ्ट बनने और उसके पब्लिक होने के बाद ही होनी चाहिए थी, यानी चुनाव से पहले जो मुद्दे सरकार को घेरने वाले उठाए जाने चाहिए थे चैनल्स के ऊपर, उनको सिरे से गायब कर दिया गया है और गायब करने की एक योजना थी बेसिकली। और अब हर तरफ बहस जो हो रही है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ही हो रही है, मानो पूरा देश इस्लाममय होने जा रहा हो। दरअसल यूनिफॉर्मिटी और मसावात इस्लाम की बुनियादी उसूलों में से है। ये अलग बात है कि मुसलमान ने उसको नहीं अपनाया, इसलिए पूरी दुनिया में जलील और ख्वार है कि काश इस्लाम के उसूलों को मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ले आए होते तो पूरी दुनिया जो है वो अमन का गहवारा होती और ये मुसलमान इस्लाम का मानने वाला इज़्ज़त की चोटियों पर होता, आज जलील ना होता, ख्वार ना होता। 2019 के आम चुनाव में 3 तलाक बिल लाकर मुस्लिम औरतों के प्रति अपनी हमदर्दी का लाभ बीजेपी उठा चुकी है और उसका ये तजर्बा कामयाब हुआ है, जिसमें उसने लगभग 9% तक मुस्लिम महिलाओं का वोट हासिल किया। और बीजेपी को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो गया और इन आंकड़ों का भी अंदाज़ा है कि अगर वो मुस्लिम महिलाओं को बहलाने और फुसलाने में कामयाब हो जाती है तो यकीनी तौर पर उसका ये परसेंटेज लगातार बढ़ सकता है, क्योंकि इलिटरेसी यहाँ मुस्लिम समाज में ज़्यादा है और औरतों में उससे ज़्यादा है। लेकिन ये बात भी सही है कि मुस्लिम तंजीमें इस्लाम की सही तस्वीर समाज में पेश करने में और उनके अधिकारों को दिलाने में नाकाम रही है। हालांकि समाज में चर्चा यह भी है कि सरकार को हिंदू महिलाओं से क्या दुश्मनी है भाई, उनकी सुरक्षा की बात क्यों नहीं करती सरकार। महिला सशक्तिकरण की तो बात होती है लेकिन कोई कानून नहीं बनता वगैरह। आए दिन हिंदू माँ बहनों के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। देश में लगभग 38% हिंदू महिलाएं उनके पति या उनके भाई या उनके बेटों द्वारा नशे की हालत में प्रताड़ित और जख्मी की जाती हैं, उनकी FIR तक नहीं होती है। ऐसी महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई यूनिफॉर्म डिफेंस कोड बिल क्यों नहीं लाया जाता। इस तरह की चर्चाएं अब समाज में हो रही हैं, यानी समाज का एक बड़ा वर्ग इस पर भी एक चर्चा कर रहा है। लो फिर ठीक है, अब तू अपना काम कर, मैं अपना करूंगा। संभाल के, आपसे तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो रहा। अपने गंदे हाथ लगा लिए मुझे। वोट ध्रुवीकरण के लिए अब एक दूसरे तजर्बे के तौर पर यूसीसी को इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही पुलवामा या बालाकोट जैसे किसी बड़े हमले की भी दुर्भाग्यपूर्ण संभावना जताई जा रही है। रब रहम फरमाए। भारत के हिंदुओं को मुसलमानों का खतरा दिखाकर और मुस्लिम महिलाओं को शरीयत के कानून का उल्टा शीशा दिखाकर, साथ ही सांप्रदायिक अलगाव, ध्रुवीकरण और नफरत का माहौल बनाकर सत्ता तक पहुंचने का काम चल जाएगा। लेकिन इस माहौल के दूरगामी परिणाम बहुत भयानक होने के इम्कान भी हैं। आरएसएस और बीजेपी की मुंगेरी लाल के सपनों और नफरत तथा सामाजिक विभाजन की राजनीति लोकसभा चुनावों में तो कामयाब रही, यानी 2019 के, लेकिन आगे भविष्य 2024 में जीत की राह आसान होने वाली नहीं है और इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि विपक्ष और विरोधी पार्टियां किस तरह का मैनिफेस्टो देश की जनता के सामने पेश करती हैं।
हो सके तो सरकार ये बताने की कृपा करे कि 3 तलाक बिल लाने के बाद क्या मुस्लिम महिलाएं अब सुकून की जिंदगी गुजार रही हैं? ऐसा कोई डाटा अगर लाया हो तो, या कोई सर्वे हो। अब क्या मुस्लिम महिलाओं के तमाम मसले खत्म हो चुके हैं? धारा 370 कश्मीर से हटाए जाने के बाद चैन और सुकून आ गया है। अब वैली में कोई हमारा जवान शहीद नहीं होता। क्या अब वहाँ कोई आतंकी घटना नहीं हो रही? क्या वहाँ की आवाम और ख़ास तौर पर नौजवान खुश बहाल है? क्या उनको रोज़गार के मौके मिल गए हैं? वगैरह वगैरह। इन सब का जवाब अगर सरकार अपने तौर पर दे दे और इसका कोई डाटा पेश कर दे तो जाहिर है कि ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। हालांकि धरातल पर इसका जवाब लोगों से नहीं या नफ़ी में मिलता है, नेगेटिव मिलता है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में पुंछ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों के ग्रेनेड हमले में सेना की गाड़ी में आग लग गई है। ग्रेनेड अटैक में 5 जवान अब इस तरह की रिपोर्ट्स देखकर जो है है वो इंतहाई अफसोस होता है, मगर दावे सरकार की तरफ से शांति के किए जाते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चंगा सी। रहा मुसलमान का सवाल, तो मुसलमान तो दरअसल अपने अमाल की वजह से परेशान है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करने वाली संस्था आवाज़ ख़वातीन की एक निदेशक हैं, रत्ना शुक्ला आनंद उनका नाम है। उनका कहना है कि औरत की सहमति के बिना मर्द अगर तलाक लेने की पहल कर सकता है तो महिलाओं को भी ये हक होना चाहिए कि वो अपने पति के साथ अपनी मर्जी से वैवाहिक संबंध खत्म कर सकती है। हालांकि पहले से ये कानून खुला का मौजूद है। औरत अपनी मर्जी से मर्द से खुला ले सकती है, उसका कानून शरीयत ने पहले ही दे दिया है। रत्ना शुक्ला के अनुसार औरतों के सम्मान और उनकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस्लाम में दिए जाने वाले हर तरह के तलाक को प्रतिबंधित किया जाए और ये कानून बनाया जाए कि तलाक सिर्फ अदालत के ज़रिए ही होगा। रत्ना शुक्ला का कहना है कि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस्लाम का हर जगह दुरुपयोग हो रहा है। अब ये जुमला उनका, रत्ना शुक्ला का, ये तमाम मुस्लिम समाज के लिए आईना दिखाने वाला है। वो ये कह रही हैं गोया कि अगर मुस्लिम समाज ने इस्लाम के क़वानीन को अपनी ज़िंदगी में उतारा होता और उस पर अमल किया होता तो आज मुसलमानों की ये दुर्गति ना होती। और इस्लामी शरीयत के क़वानीन खुद इंसानियत सिखाते हैं और इंसान के तमाम मसाइल का हल पेश करते हैं। तबाही से अमन की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर, विनाश से विकास की तरफ आओ चलें टाइम्स ऑफ मीडिया के साथ। उत्तराखंड कांग्रेस की गरिमा मेहरा चीफ स्पोक्स पर्सन हैं ये कांग्रेस की। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को एक नाकाम मुख्यमंत्री बताया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को चैलेंज करते हुए कहा, क्योंकि मैं चुनौती के साथ भाजपा से पूछती हूं, मुख्यमंत्री से पूछती हूं, एक ऐसी नीति बताइए जो आपने राज्य हित में और जनहित में पिछले 2 सालों में लागू की हो। एक अपनी नीति जिसे उत्तराखंड धामी सरकार की नीति कह सके, जो महिला हित की हो, जो युवा हित की हो, जो किसान वर्ग के लिए हो या व्यापारियों के लिए हो या मजदूरों के लिए हो। कोई तो होगी। सड़कों के लिए ऐप आप लाई, बरसात के ऐप की बात हुई, सी प्लेन टिहरी डैम में उतारने की बात हुई, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, बातें कई हुई। लेकिन केंद्र के द्वारा लागू की गई नीतियों के अलावा उत्तराखंड के पास अपना कहने को क्या है? धामी सरकार ने इस उत्तराखंड को इन 2 सालों में क्या दिया वो तो गिनाइए। आपने अंकिता हत्याकांड दिया, आपने भर्ती घोटाले दिए, आपने जोशीमठ भू धसाव दिया, आपने केदार भंडारी दिया, आपने जगदीश हत्याकांड दिया, आपने मोरी का आयुष कांड दिया, आपने हेमा नेगी, आपने पिंकी नेगी दिया, आपने भू माफिया को, खनन माफिया को हमारे ऊपर हावी कर दिया। आज जर्रा जर्रा बेचने पर उतारू है भू माफिया उत्तराखंड का और आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं। नशे का कारोबार फल फूल रहा है, अपने चरम पर है, आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं। खनन माफियाओं ने चाट डाला है उत्तराखंड को, खोद डाली है हमारी नदियों के सीने, लेकिन आप चुप्पी साधे हुए हैं। ये कुछ नहीं, आप एक कमजोर रीढ़ के कमजोर मुख्यमंत्री हैं जो कि ना अपने मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं सरेआम गुंडागर्दी करने के लिए और ना सोने को पीतल में तब्दील करने वाले अजेंद्र अजय पर आपका जोर चलता है। प्रधानी अपनी सफलता का बखान करते हुए यूसीसी को अपने राज्य में सबसे पहले लागू करने की बात करते हैं और उनसे इंटरव्यू के दौरान एंकर पूछती है कि आप का जो स्टेट है उत्तराखंड, शायद ये पहला स्टेट होगा जहां यूसीसी सबसे पहले लागू किया जाएगा। इस तरह की बात शुरू की जाती है और फिर उसके बाद वो कहते हैं, आपका राज्य उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि यूसीसी लागू करेगा और उसके ड्राफ्ट पर लंबे समय से आपकी सरकार काम कर रही है। तो क्या इस वक्त जो बहस है और खास तौर पर जो आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार पर कि ये सब कुछ महज ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई मुद्दा हम एकदम से अचानक से लाए हुआ नहीं है। ये यूसीसी की जो बात है, हमने विधानसभा का 2022 का जो आम चुनाव था, उस चुनाव में ये हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही जो है उत्तराखंड के अंदर
यूसीसी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। और हमने, चूंकि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना मैंडेट दिया, आशीर्वाद दिया, और हमने तभी ये काम कर दिया था। और सरकार से प्रावधान है कि राज्यों को जो है यूसीसी लागू करना चाहिए और समय समय पर सबको एक समान कानून जो है देश में लागू होना चाहिए। दिक्कत केवल उन लोगों को हो रही है जो लोग लगातार वोटों के लिए राजनीति करते रहे हैं, एक दूसरे को बांटते रहे हैं। हम तो ये कानून सबकी भलाई के लिए ला रहे हैं। 1 साल से अधिक समय हो गया है, बहुत सारे धार्मिक संगठनों से बात की है और स्टेक होल्डर जो भी इससे संबंधित है उन सभी पक्षों से भी बात की है। और अब लॉ कमीशन भी उसमें लोगों से बात कर रहा है। धर्म विशेष कोई क्यों दिक्कत हो रही है धामी जी? देखिए, मैं कहूँ कि कुछ लोग धर्म की आड़ में जो लोग आज तक राजनीति का खेल करते रहे हैं, आज लोग वोटों का सौदा करते रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। हमारा राज्य तो बहुत शांत है और सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिलकर रहते हैं। मुखर होकर क्यों बोलते रहते हैं यूसीसी के? ओवैसी जी की पॉलिटिक्स ये रही है तो उनको परेशानी होना स्वाभाविक है, लेकिन अधिकांश लोग उसमें जो है, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग जो है उस पर अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने यूसीसी कमेटी के सामने भी अपने पक्ष रखे हैं। पुष्कर जी, आप आज तक को दिए गए अपने इंटरव्यू में 2 अलग अलग बातें कर रहे हैं। एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये कानून पूरे देश के लिए है और पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, यानी पूरे देश की जनता के लिए होना चाहिए। तो दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने स्टेक होल्डर से और इससे संबंधित लोगों से बात की। इससे संबंधित का मतलब ये होता है कि ये जो बिल आएगा या जो कानून बनेगा वो एक खास वर्ग या समुदाय को प्रभावित करेगा। तो इसमें आपके बयानात में ये तजाद है, या तो ये पूरे मुल्क के लिए है या फिर ये किसी एक खास वर्ग के लिए है। आपकी बातचीत से ऐसा लगता है और इस तरफ इशारा मिलता है कि इस पूरे बिल के लाने के पीछे कोई खास मकसद हो सकता है, या यूँ कहें कि कोई साजिश हो सकती है। और हम साजिश इसलिए कह रहे हैं कि आपके एक ही इंटरव्यू के अंदर 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। अब देखिए, इस साजिश या इस पूरे बिल का नतीजा तो कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। अब या तो यह कानून पूरे देश के लिए होगा, तो फिर स्टेक होल्डर कोई एक नहीं होगा, पूरा देश स्टेक होल्डर होगा। और अगर आप किसी स्टेक होल्डर या संबंधित समुदाय की बात कर रहे हैं तो फिर ये कानून पूरे देश के लिए नहीं है। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव यूसीसी मुद्दे पर लड़ने की बिसात बिछा चुकी है और शय और मात का खेल अब जारी है। हार जीत के फैसले में तो अभी लगभग 11 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन देश का मूड समझने का माहौल बन चुका है। हमारी आइडियोलॉजी और नजरिया आपको पसंद है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस को लाइक शेयर करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ देश में सांप्रदायिक सद्भाव, मोहब्बत और प्यार का माहौल बनाने के लिए जुड़े रहें। हम हाजिर होंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, शुक्रिया।